नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से, और उसमें भी एशियाई बाजार। सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर एसडेक्स निफ्टी एक बार देखें। करीब 30 अंकों की बढ़त हम यहां पर देख चुके हैं। 25 अंक के आसपास की तेजी, अब भी 17,068 के आसपास यहां ट्रेड है। वहीं निक्कई में 200 अंकों की कमजोरी है, तो डाउ फ्यूचर्स 150 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जहां पर आधे दिन के लिए अमेरिकी बाजार खुलते हुए दिखे थे, तब हमने देखा नए कोरोना वेरिएंट की जो खबरें आई, उसका सीधा असर अमेरिकन मार्केट्स पर डाउ, एस&पी और नैस्डैक में भारी गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिला। डाउ में करीब 900 अंकों की गिरावट दिखी, तो नैस्डैक और एस&पी भी 2.25% की बिकवाली देख रहे थे। चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से हम जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, कभी नहीं सोचा था कि फिर से कोरोना का अपडेट आपसे फिर समझना पड़ेगा, लेकिन आज ये जो नया वेरिएंट है वो भी समझना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत विदेशी बाजार के संकेत से। एटलीस्ट अच्छी बात यह है मानसी कि अभी आपको बाजार संभलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे जापान 200 पॉइंट्स नीचे है, पर निचले स्तरों से आधे ऑलरेडी जापान के बाजार रिकवर हो गए हैं। एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर करीब 200 की मजबूती दिखा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद एटलीस्ट इस समय एशिया के बाजार, अमेरिकी फ्यूचर्स आपको स्टेबिलिटी के संकेत दे रहे हैं। अब यहां से कैसा एक्शन रहता है वो इंटरेस्टिंग रहेगा, बट ऑफकोर्स शुक्रवार को काफी खराब दिन रहा। बिल्कुल ग्लोबल का सबसे खराब हमने शुक्रवार के सेशन में देखा है। डाउ 900 पॉइंट्स गिरा, जो कि इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। एस&पी 500, नैस्डैक 2.25% नीचे आपको आते हुए दिखे। जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर आपको 0.4% की गिरावट दिखी, और इनकी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो भी 1.62% से सीधा 1.48% पर आई। 15 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट एक ही सेशन में आती हुई दिखी। हालांकि इस समय थोड़ी बॉन्ड यील्ड संभल कर 1.5 के ऊपर है। जो इनका विक्स का इंडेक्स है उसमें एक दिन में आपने 54% का उछाल देखा, 54% का उछाल आपको आते हुए दिखा। इतिहास में चौथा सबसे बड़ा उछाल विक्स ने दिखाया है। इतना बड़ा उछाल जब कोरोना की वेव आई थी, पहली वाली मार्च की जब मार्केट की गिरावट थी, तब भी हमने नहीं देखी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट एक ही दिन में आपने वॉलेटिलिटी में आते हुए देखा। ऑफकोर्स क्योंकि थैंक्स गिविंग डे के चलते पिछले दिन छुट्टी थी और फिर फ्राइडे का सेशन हाफ डे था, तो वॉल्यूम्स कम थे, उसकी वजह से भी वॉलेटिलिटी पर थोड़ा इंपैक्ट आते दिखा। लगभग सभी सेक्टर्स में आपने बिकवाली दिखी, सिवाय हेल्थ केयर और फार्मा स्टॉक्स छोड़कर। सबसे ज्यादा इंपैक्ट ऑफ कोर्स एयरलाइन स्टॉक्स में आया। ट्रैवल, टूरिज्म, क्रूज स्टॉक्स में आपको आते हुए दिखा, जिसका इंपैक्ट था। इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स भी आपको भारी गिरावट दिखाते हुए दिखे। एनर्जी शेयर्स में बिकवाली थी, बैंक शेयर्स पर दबाव आते हुए दिखा। तो जो हमने कोरोना का रिएक्शन मार्च पिछले साल देखा था, लगभग वैसा ही रिएक्शन आते हुए दिखा बाजार में, और कई सारे सेक्टर्स में तो काफी भारी गिरावट रही। यूरोप में भी ऐसा ही आपको एक्शन दिखा। करीब 3.5 से 5% की गिरावट यूरोप के बाजारों में भी आपको आती हुई दिखी। 17 महीनों में सबसे खराब दिन था, यानी कि आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम से अब तक का सबसे खराब सेशन रहा यूरोप में भी। कच्चा तेल, हालांकि आज सुबह जैसे मैं कह रहा हूं ग्लोबल रिबाउंड में कच्चा तेल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। 5% उछलकर $76 के करीब आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है इस समय। बट फ्राइडे के सेशन में 13% की गिरावट कच्चे तेल में हमने आती देखी। अगेन इस साल की सबसे ज्यादा गिरावट थी, और लगातार 5वीं साप्ताहिक गिरावट थी। 70 के नीचे आपने WTI को देखा, और ब्रेंट भी करीब $72 के करीब आते हुए दिखा था। यह हफ्ता काफी अहम रहने वाला है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, नजर रखनी पड़ेगी आपको। एक तो आज जेरोम पावेल साहब एक पब्लिक इवेंट में बात कर रहे हैं, तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद पहली बार उनका एक पब्लिक बयान होगा, देखते हैं क्या कहते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते जेरोम पावेल साहब और जैनेट येलेन दोनों ही कांग्रेस के सामने बयान देने वाले हैं, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। नया महीना है तो जॉब्स डेटा आने वाला है यूएस का, काफ़ी सारे और देशों के आर्थिक डेटा आने वाले हैं, और साथ ही 2 तारीख को ओपेक की बैठक है। तो अब ओपेक का क्या कहना है इस नए वेरिएंट के आने के बाद, उनके प्रोडक्शन प्लान्स का क्या होगा, ये भी देखना जरूरी है। तो काफ़ी अहम हफ्ता है। इस समय बाजार संभले हुए दिखे हैं, बट ऑफकोर्स फ्राइडे का दिन काफी खराब था अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स। ओके, तो क्लियरली नए वेरिएंट का खतरा जो दिख रहा है विदेशी बाजार पे हम देख रहे हैं। फिलहाल संभलते हुए बाजार आगे किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं जानना होगा। लेकिन दीपांशु, ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है, जैसे ही खबर आई शुक्रवार के दिन ही इसके लक्षण कहां से इमर्ज हुआ है, हमने व्यूअर्स के सामने रखा था, अब ताजा अपडेट क्या आ रही है, कितनी कंसर्न है? तो मामले बढ़कर आए हैं, बट इतनी तेजी से नहीं बढ़े जितना आप
यूजुअली इन मामलों को देखते हैं। तो शुक्रवार को जब हम बात कर रहे थे तो 30-35 मामले सामने आए थे। उसके सामने अगर अभी आप देखेंगे तो करीब 160 कंफर्म्ड मामले आपके सामने हैं, जिसमें ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका सबसे आगे है करीब 110 मामलों के साथ। यूरोप में 32 मामले मिल चुके हैं, 6-7 यूरोप के देशों में ये फैल चुका है। कनाडा में मिले हैं, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, बट ज़्यादातर अफ्रीका में ही फैले हैं। अच्छी बात माने कि एटलीस्ट जो फ्राइडे को 30 मामले थे वो बढ़कर अभी सिर्फ आपको 160 ही दिख रहे हैं, पर 1150 और ऐसे मामले हैं जहां पर एडिशनल टेस्टिंग चल रही है, तो कॉन्फर्मेशन आना बाकी है इस समय। फ्लाइट्स पर सबसे पहले रोक लग गई है। यूके ने ऑलरेडी लगा दी थी, पर अब हम देख रहे हैं यूएस, कनाडा, यूरोप समेत कई और देशों ने उड़ानों पर कंप्लीट रोक लगा दी है। इजराइल ने तो सभी इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक लगा दी है, तो कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट अब इजराइल नहीं आ सकती। इसके अलावा WHO का बयान आते हुए दिखा है, जो ये वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। अब तक सिर्फ 5 ही ऐसे कोरोना वेरिएंट्स आए जिन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया है। ये लेटेस्ट है उस लिस्ट में। वो कह रहे हैं कि सभी देश जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा साझा करें और फिर एडिशनल टेस्टिंग जहां जहां जरूरी है उसे भी किया जाए। पर ये उन्होंने जरूर माना है कि इसका पूरा इंपैक्ट समझने के लिए कुछ हफ्ते लग सकते हैं, तो इमीडिएटली क्या इंपैक्ट है ये जानना मुश्किल है। एक अच्छी खबर यहां पर है और वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज की तरफ से आ रही है। सभी दिग्गज वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज ने कहा है कि इस वेरिएंट पर ऑलरेडी उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दी है। उनका मानना है कि करीब 6 हफ्तों में जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है उनमें बदलाव किया जा सकता है ताकि वो इस वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी रहें। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वैक्सीन में बदलाव किया गया तो आज से 100 दिन यानी कि लगभग 3-3.5 महीनों में जो नई वैक्सीन है वो तैयार होकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रेडी हो जाएगी। तो वैक्सीन कंपनीज कह रही हैं कि जैसा भी इंपैक्ट होगा हम तैयार हैं इसके साथ लड़ने के लिए, और ऑलरेडी उनकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है। काफी सारी समीक्षा बैठक हुई है केंद्र लेवल पर, राज्य लेवल पर पिछले 2-3 दिनों में, और क्या निकल कर आ रहा है सबसे ज्यादा यही है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भारत ने सख्ती बढ़ा दी है, टेस्टिंग की, क्वारंटीन की। कई राज्यों ने अपने और नियम यहां पर कड़क किए हैं, और फाइनली ये भी कहा गया है कि सभी एयरपोर्ट्स पर सतर्कता बढ़ाई जाए और 12 देशों की फ्लाइट्स पर एडिशनल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बिल्कुल दीपांशु, विस्तार से सब कुछ हमें बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो क्लियरली आप देख रहे हैं नए वेरिएंट की खबरें और ज़्यादा बढ़ती हुई, स्प्रेड होते हुए ये वेरिएंट के चलते हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा केसेस भी दिख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक का जो सिचुएशन है वीकेंड में इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं हुई। लेकिन एक हिदायत आपके लिए है कि अगर नया वेरिएंट आया और इतना प्रभावशाली समझ में आ रहा है तो पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी के साथ आप भी अपना पूरा ध्यान रखें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ ही अगर ज़रूरी है तो ही पब्लिक प्लेसेस पर भी जाना आप जाने के बारे में सोचें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIIs, DIIs फंड एक्शन कैसा है ये एक बार जानें। FIIs की तो बिकवाली के आंकड़े हैं, जैसे कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैश मार्केट में FIIs ने 5,786 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं वायदा बाजार में FIIs ने 4,770 करोड़ की बिकवाली की है। DIIs की तरफ से 2,294 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में आती हुई दिखी है। तो DIIs ने कैश मार्केट पे खरीदारी की है, लेकिन FIIs की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। विदेशी बाजार के संकेत जहां पर हम समझ रहे हैं, कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा जहां पर हमने देखा, और फंड एक्शन जो आपने अभी देखा, सब कुछ लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से और उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार के लिए आज की शुरुआत कैसी होगी और आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शुक्रवार से ही कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी हम व्यूवर्स को दे रहे हैं। अब फिलहाल हमने अमेरिकी बाजार में जो बुरी गिरावट देखी है, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार पर भी और अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स भी इस नए वेरिएंट का जो खतरा दिखा, साथ ही फंड एक्शन जो हम देख रहे हैं, कैसे समझें आज की शुरुआत भारतीय बाजार पर कैसी करनी चाहिए सर? गुड मॉर्निंग मानसी। बाकी सब तरफ ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी हुई अमेरिका में उम्मीद के मुताबिक रही है। कोरोना वायरस को लेकर कोई खास बड़ी और बुरी खबर अभी नहीं है। जैसी सिचुएशन है उसमें थोड़ी रिलीफ ही है, बेटर ही है और खराब नहीं हुई है। मार्केट्स भी स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। खाली एक ही चीज जो नेगेटिव है वो ये कि FIIs की बड़ी बिकवाली वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और एकमात्र नेगेटिव वही है। और अगर FIIs की बिकवाली थोड़ी सी कम हो जाती है तो फिर उसके बाद शायद थोड़ा बाजार को रिकवर होते हुए देखें। लेकिन ओवरऑल जो बाजार में कमजोरी का ट्रेंड बना है, जहां हम बंद हुए 17,000 के नजदीक निफ्टी पर, 36,000 के नजदीक बैंक निफ्टी पर, एक्चुअली सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है। और ये जब तक अगर
शुक्रवार के लोज के नीचे बाजार टिके ना, तब तक बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको इमीडिएटली सपोर्ट मिलेगा वो 16,700 16,800 की रेंज में निफ्टी पर है, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 16,200 से लेकर 16,350 तक की रिकवरी बनती है। तो अगर आज गैप से नीचे खुले, जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले उतना रिकवरी के चांसेस बढ़ेंगे। सीरीज के पहले दिन बाजार 100% ओवरसोल्ड है और एक रिकवरी आपको मिलेगी। अब वो रिकवरी या तो सीधे ही आपको ऊपर खुल के मिले या फिर नीचे आने के बाद एक बार रिकवरी मिलेगी। तो जितना बेहतर है कि नीचे ज्यादा गैप से खुले उतना आपके लिए मौका बनेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,000 के आसपास ही जहां बंद हुए, हमने शुक्रवार को लोज बनाए थे, उसके नीचे 35,500 35,600 के आसपास सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो 36,650 से 36,850 की रेंज तक बैंक निफ्टी रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। जो रिकवरी आएगी वो ऑयल एंड गैस शेयरों से आ सकती है, रिलायंस वगैरह हुआ, और क्योंकि आपके लिए कच्चे तेल के दाम भी काफी तेजी से बढ़े हैं। दूसरा, रिलायंस ने अपने दाम भी बढ़ाए, टैरिफ बढ़ाए रिलायंस जियो ने, वहां से थोड़ी सी अच्छी खबरें। तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी खबरें हैं, और कच्चे तेल में तेज गिरावट होना भी हमारे बाजारों के लिए ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नेगेटिव फैक्टर है जो बाजार के लिए ज्यादा परेशानी का है, वो एफआईएस की बिकवाली। बाकी फैक्टर्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अनिल सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज आज के लिए पहली स्ट्रेटजी और बाजार पर अपना आउटलुक हमें बताने के लिए। तो क्लियरली फंड एक्शन एक कंसर्न जरूर है, क्योंकि एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली हमने देखी है। चलिए ट्रेडिंग रेंज आप जान लीजिए। निफ्टी के लिए 16,700 से 16,800 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 17,200 से 17,350 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पर 35,500 से 35,600 इस दायरे को आप एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले, और वहीं 36,650 से 36,850 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। इस पर जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते और एक अहम खबर आप तक पहुंच जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से येस बैंक को मुंह की खानी पड़ी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है और इसके क्या मायने निकलते हैं, ये जानते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश जी, बताएं क्या है मामला और कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिकली येस बैंक को किसी तरह का राहत देने से इनकार कर दिया है। येस बैंक ने अर्जी लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि गौतम बुद्ध नगर की क्राइम ब्रांच की जो यूनिट है, वो जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें राणा कपूर और वेणुगोपाल धूत के अलावा अन्य लोगों के नाम थे, और जिनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि इन्होंने धोखाधड़ी की है और आपराधिक साजिश किया है ग्रुप को हानि पहुंचाने के लिए, कंपनियों को हानि पहुंचाने के लिए। तो ये इस मामले की सुनवाई थी, और दरअसल नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस की क्राइम ब्रांच है, उसने डिश टीवी के जो येस बैंक के हिस्से वाले शेयर थे तकरीबन 24%, उसको फ्रीज करने का नोटिस दिया था। तो इसी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था येस बैंक ने, और वहां पर हाईकोर्ट ने येस बैंक को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब किसी मामले की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ऐसे वक्त में दखल देना ठीक नहीं होगा, और ऐसा आमतौर पर किया भी जाता है कि दखल नहीं दिया जाता है। और दूसरी एक मांग थी येस बैंक की ओर से कि जो एफआईआर है उसको रद्द किया जाए, और साथ ही जो शेयरों को फ्रीज करने का जो पुलिस का नोटिस है उसको जो है रद्द किया जाए। तो इन दोनों ही मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, बल्कि सरकारी पक्ष की ओर से कड़ा सवाल ये भी पूछा गया येस बैंक को कि आखिर जब येस बैंक का नाम एफआईआर में अभियुक्त के तौर पर नहीं है, एक्यूज्ड के तौर पर नहीं है, तो येस बैंक आखिर इस मामले में इतना क्यों उछल कूद कर रहा है। तो ये बड़ी बात हुई। लेकिन ये जो मूव है येस बैंक का, इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर येस बैंक करना क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है। अगर उसकी मंशा जो है सिर्फ अपने इतनी हड़बड़ी आखिर किस बात को है, उनको अपने हिस्से के शेयरों को हाथ में लेकर के वोटिंग करने का, क्योंकि अब तक इससे पहले तो कभी डिश टीवी में कोई वोटिंग किया नहीं। दूसरी बात ये भी है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि क्या उनके पास एक्सपर्टीज है मीडिया हाउस को चलाने की, इस इंडस्ट्री से जुड़ी, तो वो ऐसी कोई एक्सपर्टीज है नहीं। दूसरी बात ये भी है कि क्या रिजर्व बैंक के जो नियम है वो अलाउ करते हैं एक इंडिपेंडेंट 7-8 में से 7 बोर्ड डायरेक्टर येस बैंक अपॉइंट करना चाहता है, क्या रिजर्व बैंक इसकी परमिशन देता है। और जो सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि हमने पास्ट में रिसेंट पास्ट में भी देखा था, वो ये देखा था कि
किस तरह से एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस था जो एक इन्वेस्टर के पीछे था और जो पूरी डील को कराने की कोशिश कर रहा था, तो वही शक एक बार फिर से, वही आशंका फिर से एक बार मजबूत होती है कि क्या कहीं ऐसा इस बार भी तो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, ठीक है। तो ये येस बैंक से जुड़े बड़ी खबर, और आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट से बैंक को यहाँ झटका लगता हुआ दिखा है। डिश टीवी के शेयर फ्रीज करने का मामला, बड़ी खबर। विजय जी शुक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए, और इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद से लेकर कल तक के कौन सी खबरें हैं जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, वरुण से जानते हैं। वरुण बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। तो काफ़ी सारी खबरें, काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिस पे आपको नजर रखनी है। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो G20 जॉइंट फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स की आज बैठक होने वाली है, तो वहाँ पे आपके नजर होनी चाहिए। गोल्ड बॉन्ड की 8वीं सीरीज जो है वो आज से खुलेगी, 3 दिसंबर को ये बंद होने वाली है। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो आज से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलने वाला है। इन्वेस्को और जी लिमिटेड मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड शेयर की दूसरी और आखिरी कॉल की जो पेमेंट है उसका आज आखिरी दिन है, और आज से दिल्ली में स्कूल्स खुलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स है जिनको एएसएम में शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसमें एलगी इक्विपमेंट है जिसको एएसएम से बाहर निकाला गया है, उसमें थर्मैक्स है। इसके अलावा जेनेसिस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, सतलज टेक्सटाइल्स, इनको भी एएसएम में शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं प्राइस बैंड में बदलाव हुआ है, जिसमें मेजेस्को है जिसको 10% से प्राइस बैंड अब कम करके 5% कर दिया गया है। नतीजे आए थे पेटीएम के, यहाँ पे लिस्टिंग के बाद पहले बार नतीजे दिए इस कंपनी ने। सेल्स में 63.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एबिटा फ्रंट पे 454 करोड़ का कंपनी ने नुकसान किया है और बॉटम लाइन पे 474 करोड़ का नुकसान है। आईडीएफसी लिमिटेड पे नजर रखिएगा क्योंकि जनवरी सीरीज से वायदा बाजार में ये भी शामिल होने वाला है। एमजीएल कंपनी ने सीएनजी और पीएनजी के दाम जो है बढ़ा दिए हैं। सीएनजी के दाम जो है करीब 4 रुपये प्रति किलो से बढ़े और पीएनजी के दाम जो है 2.5 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से बढ़ाए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजर रखिएगा क्योंकि वोडाफोन और भारतीय एयरटेल के बाद अब जियो ने भी अपने टैरिफ जो है उनको बढ़ा दिया है। 1 दिसंबर से टैरिफ जो है उसमें 20% की बढ़ोतरी है। एयरलाइन स्टॉक्स, पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है उनको शुरू करने का जो फैसला है उस पर पुनः विचार किया जाए। इसके अलावा इजराइल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक लगा दी है। काफ़ी सारे अन्य देशों ने भी रोक लगा दी है, तो कहीं ना कहीं एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखेगा। वही मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल और थायरोकेयर पे भी नजर रखेगा क्योंकि 1 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है उसमें RT-PCR ज़रूरी होने वाला है। पनीशिया बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन का एक्सपोर्ट जो है वो शुरू कर दिया है। अशोक लेलैंड, विपिन सोडी जो है उन्होंने MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। 31 दिसंबर तक पद में बने रहेंगे, उसके बाद वो निकल जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पे नजर रखिएगा क्योंकि निजी बैंकों के मालिकाना हक पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जारी हुई है। 33 में से 21 सुझाव को RBI ने माना है, बाकी पर विचार कर रही है। लंबी मियाद में प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 26% तक संभव है, तो इसके चलते कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक जो है वो खास आपके रडार पे रहना चाहिए। 2 ट्रेडिंग कॉल्स हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब पर खरीदारी की राय, 3800 के टारगेट्स पर 3580 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय है कैडिला पर खरीदारी की, 495 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 455 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। तो चॉइस ब्रोकिंग डॉक्टर लाल पैथ लैब पर खरीदारी की राय और आनंद राठी कैडिला पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। नीलेश जैन से हमने बात की मार्केट पर क्या नजरिया होना चाहिए। एक तो सेल कॉल इनिशिएट करने की राय उनकी तरफ से निफ्टी में आती हुई, 16800 के टारगेट्स को यहां पर मानकर चले, 17160 का स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें, डिविज लैब में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। नीलेश जी का मानना है कि 5100 के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखें, 5800 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। तो टाइटन में बिकवाली की राय है, उनका मानना है कि 2240 के लक्ष्य के लिए 2325 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की जा सकती है टाइटन के स्टॉक में। ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में हमने अमित सजेजा से बात की, उनकी कॉल्स आपके सामने रख रहे हैं। गोल्ड में खरीदारी की राय दे रहे हैं, 48,250 के लक्ष्य के लिए 47,550 का स्टॉप लॉस लगाएं। सिल्वर में खरीदारी की यहां पर कॉल आती हुई, 62,500 के लक्ष्य के लिए 61,300 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। तो कच्चे तेल की चाल जहां पर हमने बिकवाली काफी ज्यादा बड़ी देखी है, बिकवाली और हावी होती हुई दिख सकती है। घरेलू मार्केट्स में 5100 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 5330 का एक स्टॉप लॉस लगाकर सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा, ये राय। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही समेट रहे हैं।